एक और बड़ी खबर यह कि रूस ने यूक्रेन पर जवाबी पलटवार किया है। 10 यूक्रेनी ड्रोन को मार गिराया गया। रोस्तोव में ड्रोन से यूक्रेन ने किया था यह हमला। रिहायशी इमारतों को यहां निशाना बनाया गया। देखिए ये तस्वीर, देखिए किस तरह से ये आग लगती हुई दिखाई दे रही है और एक रिहायशी इमारत है जिसे निशाना बनाया गया। रोस्तोव की ये तस्वीरें हैं जहां पर ड्रोन से यूक्रेन ने हमला किया और एक रिहायशी इमारत में इस तरह से आग की लपटें उठती हुई दिखाई दी। अगली बड़ी खबर खेरसौन से। खेरसौन में भी यूक्रेन ने भीषण हमला किया है। रूसी MLRS को यूक्रेन ने उड़ा दिया है। रूसी सैन्य ठिकानों पर भी अटैक किया गया है। रूस ने भीषण हमला किया है। स्पेशल ब्रिगेड ने यूक्रेनी ठिकानों पर अटैक किया है। ड्रोन के जरिए रूस ने यहां तबाही मचाई है। देखिए किस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां पे रूसी सेना ने यूक्रेनी ठिकानों पर अटैक किया है और स्पेशल ब्रिगेड ने यूक्रेनी ठिकानों पर किस तरह से हमला किया उसकी ये तस्वीरें सामने आई। इस बीच यूक्रेन के जंग पर रूस ने बड़ा दावा किया है। 24 घंटे में यूक्रेन के 400 सैनिक मारे गए हैं। रूस के रक्षा मंत्रालय ने यह बयान दिया है। यूक्रेन के 7 आर्मर्ड व्हीकल भी नष्ट कर दिए हैं। यूक्रेन की 6 आर्टिलरी सिस्टम को तबाह किया है। रूस की तरफ से युद्ध के मैदान में पिछले 24 घंटे के दौरान क्या हुआ है इसकी जानकारी दी गई है, जिसमें रूस ने कहा है कि 400 यूक्रेनी सैनिक मारे गए हैं। रूस ने यूक्रेन में बड़े हमले किए हैं, उसके बाद जानकारी भी दी है, बताया कि क्या कुछ हुआ है। तो देखिए रोस्तोव में यूक्रेन के हमले नाकाम किए हैं और कीव के 10 ड्रोन को तबाह कर दिया गया है। खार्किव में यूक्रेनी सैन्य ठिकानों पर ड्रोन से रूस ने हमला किया है। क्रामातोर्स्क में रूसी सेना ने स्कंदर मिसाइल से हमला किया है और रूस के हमले से यूक्रेन की 7 बख्तरबंद गाड़ियां तबाह हुई हैं। कनाडा में बनी बख्तरबंद कार थी जो नष्ट की गई। कीव सेना की 6 गाड़ियां थी जिन्हें ध्वस्त किया गया। एक फील्ड आर्टिलरी को भी उड़ा दिया गया। बड़ी बात यह है कि रूस के ज़ैपड ग्रुप ने 220 से ज्यादा सैनिकों को खत्म किया है और पिछले 24 घंटे में यूक्रेन के 400 सैनिकों की मौत हो गई है। यह दावा रूस के रक्षा मंत्रालय ने किया है, ये बताते हुए कि पिछले 24 घंटे के दौरान युद्ध के मैदान में रूस ने कैसे यूक्रेन पर हमला किया है। इस बीच खबर यह आ रही है कि रूस की रिफाइनरी में धमाके का एक नया वीडियो सामने आया। वो हमला जो यूक्रेन ने किया है, रियाजान रिफाइनरी में हुआ था धमाका। 15 अगस्त को यूक्रेन के हमले के बाद यहां ब्लास्ट हुआ था। इस हमले में 28 लोगों की मौत हुई थी, 37 लोग घायल हुए थे। अब इसका देखिए ये एक नया वीडियो सामने आया है। रूस अगर ये बता रहा है कि उसने कितने विध्वंसक हमले यूक्रेन पर किए हैं, तो यूक्रेन की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जंग में वो विध्वंसक बम को मैदान में उतारने वाले हैं। 3D प्रिंटेड तकनीक बॉम्ब से हमले की तैयारी है यूक्रेन की। ज़ेलेंस्की ने 3D प्रिंटेड तकनीक से एक बम बनाते हुए दिखाया है। यूक्रेन में ही बना है ये नया सटीक गाइडेड बॉम्ब। एक्सप्रेस की तरफ से एक रिपोर्ट में ये बड़ा दावा किया गया है। तो ज़ेलेंस्की ने बड़ा दावा किया है जिसमें कहा है कि 3D टेक्नोलॉजी के जरिए एक बॉम्ब बनाया गया है। ये विध्वंसक बॉम्ब है जिसे युद्ध के मैदान में यूक्रेन उतारेगा। तो यूक्रेन का ऑपरेशन 3D क्या महाविनाश की घड़ी है? क्यों? पहले और अब तक क्या है ये समझिए। फ्लेमिंगो मिसाइल जो है उसका ट्रेलर दिखाया था और अब 3D प्रिंटेड तकनीक वाला बम दिखाया है। तो पहले क्या हुआ था और अब क्या हो रहा है आपको बता रहे हैं। यूक्रेन का स्वदेशी हथियारों पर बहुत ज्यादा जोर है, यानी नई तकनीक और नई तरीके से हथियार बना रहा है। यूक्रेन 3D प्रिंटेड तकनीक से बम को बना रहा है जिसे रणभूमि में वो भेजेगा। ड्रोन को 3D तकनीक से लैस किया गया है, इसके जरिए बमों से इसे लैस करेगा। TB2 ड्रोन में इस्तेमाल होने वाले बॉम्ब ज्यादा दिखता है। सटीक गाइडेड बॉम्ब को जल्द युद्ध में उतारने का प्लान है यूक्रेन का और इसके जरिए यूक्रेन का यह कहना है कि जो युद्ध भूमि है उसमें उसको बड़ी सफलता हासिल होगी। बड़ी बात यह है कि कनाडा के PM मार्क कार्नी के सामने बम का अनावरण किया गया, दिखाया गया कि किस तरह से यूक्रेन ने इस नई तकनीक के जरिए अहम बॉम्ब को बनाया है। ट्रंप रूस यूक्रेन युद्ध को रुकवाने की कोशिश में है, लेकिन अमेरिका जिन शर्तों पर समझौता चाहता है वो यूरोप और यूक्रेन दोनों को मंजूर नहीं है। इसीलिए यूरोप से रूस ने आर पार की लड़ाई की तैयारी शुरू कर दी है। यूरोप के देश इसके लिए यूक्रेन की ड्रोन शक्ति का फायदा उठाना चाहते हैं। यूरोप के देश यूक्रेन से संधि कर रहे हैं ताकि ड्रोन के प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सके। जलती हुई रिफाइनरी, धमाकों से तबाह होते गैस प्लांट। रूसी एयर डिफेंस की नाकामी और यूक्रेन की लगातार कामयाबी ने यूरोप को नई उम्मीदों से भर दिया है। अमेरिका की नीति के ठीक विपरीत अब यूरोप एक महासंग्राम की तैयारी कर रहा है।
वजह ट्रंप पुतिन का समीकरण है। ट्रंप रूस के प्रति लगातार नरम हो रहे हैं, यूक्रेन को झुकने के लिए मजबूर कर रहे हैं, युद्ध विराम के लिए यूक्रेनी जमीन देना चाहते हैं। इसके अलावा ट्रंप खुद को यूक्रेन की सिक्योरिटी गारंटी से भी खुद को अलग कर चुके हैं। ऐसे में अब यूरोप एक नई प्लानिंग को आगे बढ़ा रहा है, जिसका मकसद रूस की हार है। यूरोप यूक्रेन में लंबे युद्ध की तैयारी में है। यूरोप रूस को हराने के लिए तैयारी में है। ड्रोन वॉर को लेकर नई योजना बन रही है। यूरोप को आभास हो चुका है कि ड्रोन से ही रूस को हराया जा सकता है, इसलिए ड्रोन युद्ध की तैयारी को नए सिरे से शुरू कर दिया गया है। दूसरी तरफ सुरक्षा गारंटी के नाम पर यूरोप यूक्रेन में सेना भेजने की तैयारी में है। फ्रांस के रिसर्चर एली टेनीबॉम ने यूरोप को नई सलाह दी है। एली के मुताबिक यूरोप को युद्ध विराम से पहले यूक्रेन में सेना की तैनाती करनी चाहिए। रूस के सामने विश्व युद्ध जैसे हालात बनाना जरूरी हो गया है। रूस पर युद्ध विराम पर फैसला करने का दबाव बढ़ेगा। एक्सपर्ट मान रहे हैं कि रूस को यूक्रेन पर फैसला करने के लिए युद्ध की चुनौती देना ही सबसे सही तरीका है। जर्मनी रूस के खिलाफ प्लान का नेतृत्व कर सकता है। जर्मन चांसलर से जेलेंस्की ने विस्तार से चर्चा की है। यूक्रेन के लिए एयर डिफेंस को जर्मनी सबसे जरूरी मान रहा है। जेलेंस्की भी मानते हैं कि यूरोप की सेना की यूक्रेन में मौजूदगी से ही रूस पर दबाव बढ़ सकता है। लेकिन दूसरी तरफ एक्सपर्ट मानते हैं कि यह नए युद्ध की वजह भी बन सकता है, इसलिए फिलहाल तैयारी दो मोर्चे पर है। यूरोप एक तरफ यूक्रेन में सेना भेजने की तैयारी में है, तो वहीं दूसरी तरफ युद्ध छिड़ने पर मुकाबले की तैयारी है। ऐसी तैयारी में यूक्रेन के घातक ड्रोन यूरोप के लिए नई उम्मीद है। अमेरिका ने यूक्रेन से ड्रोन प्रोडक्शन को लेकर करार किया है, जिसके बाद यूरोपीय देशों को भरोसा हो गया है कि यूक्रेन की ड्रोन शक्ति भविष्य में रूस की हार की वजह बन सकती है। यूरोप के देश यूक्रेन से नई डील कर रहे हैं। यूक्रेन से ड्रोन प्रोडक्शन को लेकर डील हो रही है। शुरुआती दौर में 3 देशों ने डील फाइनल की है। रूस जैसे शक्तिशाली देश से मुकाबले के लिए हथियार और सेना की जरूरत को पूरा करने के लिए रणनीति तैयार की जा रही है। इसमें सबसे पहला प्लान यूक्रेन के ड्रोन प्रोडक्शन को तूफानी रफ्तार देना है। यूरोप के अलग अलग देश फिलहाल एक ही रणनीति पर आगे बढ़ रहे हैं, और वो है यूक्रेन के जरिए रूस को हमेशा के लिए कमजोर बनाना। नॉर्वे के पीएम ने भी यूरोप के इस प्लान को लेकर संकेत दिया है। सिर्फ जमीन ही नहीं, समुद्री सीमा को लेकर भी यूरोप की प्लानिंग तैयार है। शुरुआत इटली ने भी कर दी है। इटली यूक्रेन में अपनी फ्रिगेट भेजने वाला है। इटली काला सागर से माइंस हटाने का काम करेगा।
जमीन से माइंस हटाने वाले एक्सपर्ट भी भेजेगा। सिक्योरिटी गारंटी तो बात की बात, लेकिन फिलहाल माइंस हटाने के नाम पर इटली की नौसेना, युद्धपोत और जमीन से माइंस हटाने वाले सैनिक यूक्रेन पहुंचने वाले हैं। यह पहली बार है जब किसी देश ने यूक्रेन में अपनी सेना भेजने का ऐलान खुलकर किया है और मिशन की जानकारी दी है। यूरोप के खिलाफ रूस की तैयारी भी शुरू हो चुकी है। बेलारूस के जरिए यूरोप पर दबाव बनाने की तैयारी है। 12 सितंबर से बेलारूस में युद्धाभ्यास की शुरुआत हो चुकी है। बेलारूस और रूस के युद्धाभ्यास को सिर्फ बहाना माना जा रहा है। लिथुआनिया की सेना ने अभी से अलर्ट जारी कर दिया है। सीमा पर सुरक्षा के उपाय किए जा रहे हैं। लिथुआनिया को अंदेशा है कि बेलारूस और रूस के युद्धाभ्यास के दौरान कई ड्रोन सीमा में आ सकते हैं या फिर जानबूझकर भेजे जा सकते हैं। लिथुआनिया के डर की वजह भी वाजिब है, क्योंकि रूस सिर्फ युद्धाभ्यास की तैयारी नहीं कर रहा है। रूस ने बड़े पैमाने पर सेना की भर्ती शुरू कर दी है। 10 नई सैन्य डिवीजन बनाने की तैयारी चल रही है। एक रूसी डिवीजन में 12,000 सैनिक होते हैं, यानी रूस का लक्ष्य 1,20,000 सैनिक जुटाना है। रूस और बेलारूस में जो भी हो रहा है वो एक महासंग्राम की तैयारी के संकेत है। यूरोप के देशों के खिलाफ तैयारी के लिए बेलारूस में एटमी मिसाइलों की तैनाती की जा रही है। यूरोप को डराने की कोशिश जरूर हो रही है, लेकिन यूरोप ने भी अब रूस से मुकाबले का मन बना लिया है। उम्मीद की जा रही है कि यूरोप का मिशन एक महासंग्राम की वजह बनेगा। यूक्रेन के लिए नेटो की मदद करेगा अमेरिका। यूक्रेन की सुरक्षा गारंटी के लिए प्लान बनाया है। नेटो को हवाई और खुफिया मदद भी संभव है। अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से ये खबर सामने आई है, मीडिया के हवाले से, जिसमें कहा यह जा रहा है कि ये नई रणनीति बनाई जाएगी। यूक्रेन के मुद्दे पर नेटो के साथ ट्रंप, तो क्या ये महायुद्ध का षड्यंत्र है? दावा क्या है? यूक्रेन को सुरक्षा गारंटी पर नेटो की मदद करेगा अमेरिका। खुफिया संसाधन और हवाई रक्षा सहायता दे सकता है। वॉर जोन की निगरानी में भी नेटो की मदद संभव है। सीनियर अमेरिकी अधिकारियों ने यूरोप को जानकारी दी है। सुरक्षा गारंटी पर यूरोप खरा नहीं उतरा तो मदद नहीं होगी। बड़ी बात यह है कि सुरक्षा गारंटी पर अमेरिका के रुख में बड़ा बदलाव है। पहले सुरक्षा गारंटी देने से मना कर चुके हैं ट्रंप यूक्रेन युद्ध में सीज फायर के लिए पूरी ताकत झोंक चुके हैं, लेकिन अभी तक युद्ध विराम को लेकर कोई सकारात्मक संकेत नहीं मिले हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप इसका जिम्मेदार यूक्रेनी राष्ट्रपति को ठहरा रहे हैं। ट्रंप ने साफ कर दिया है कि पुतिन जेलेंस्की को पसंद नहीं करते, ऐसे में वो शायद ही उनसे कोई डील करें। इधर यूरोप से आई कुछ रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया है कि ट्रंप युद्ध विराम के लिए यूक्रेन में तख्ता पलट की तैयारी में है। डोनाल्ड ट्रंप पुतिन जेलेंस्की मुलाकात के जरिए युद्ध विराम की आस लगाए बैठे हैं, लेकिन जेलेंस्की न झुकने के लिए तैयार हैं और न ही रूस में बरसता यूक्रेनी सेना का बारूद थम रहा है। सीधे शब्दों में कहें तो जेलेंस्की ट्रंप की सलाह या चेतावनी सुनने समझने के लिए तैयार नहीं है। अब दावा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने जेलेंस्की का विकल्प ढूंढना शुरू कर दिया है, यानी ट्रंप यूक्रेन में तख्ता पलट की तैयारी में है। दरअसल ट्रंप जंग में जेलेंस्की को संयम बरतने की सलाह दे रहे हैं, साथ ही उन पर पुतिन की शर्तें मानने का दबाव डाल रहे हैं।
लेकिन रिपोर्ट्स की माने तो यूक्रेनी राष्ट्रपति आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके हैं। यूक्रेनी सेना लगातार क्रीमिया पर हमले कर रही है, जबकि ट्रंप पहले ही साफ कर चुके हैं कि यूक्रेन को क्रीमिया नहीं मिल सकता। बीते 24 घंटे में ज़ेलेंस्की के जवानों ने फिर एक बार क्रीमिया को दहलाया। क्रीमिया पर 100 से ज्यादा ड्रोन हमले किए गए। इन हमलों में ज़ेलेंस्की का प्रमुख लक्ष्य क्रीमिया के सुपरमार्केट वाले इलाके, रेलवे ट्रैक और रेलवे स्टेशन थे। यूक्रेन की ड्रोन ब्रिगेड के हमलों में क्रीमिया में मौजूद एक सुपरमार्केट में आग लग गई, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई। इसके अलावा यूक्रेन ने ड्रोन हमलों के जरिए एक रेलवे ट्रैक को उड़ा दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, ड्रोन हमलों में एक रेलवे स्टेशन को भी तबाह कर दिया गया। ये क्रीमिया में मौजूद जनकोई का वीडियो है, जहां रेलवे ट्रैक से जबरदस्त धुआं उठता दिखाई दे रहा है। हमले के वक्त यहां से एक ट्रेन तेल लेकर गुजर रही थी। हमले में ट्रेन के कई डिब्बे में आग लग गई, साथ ही रेलवे ट्रैक को भी काफी नुकसान पहुंचा है। दरअसल ज़ेलेंस्की किसी भी हालत में युद्ध विराम से पहले क्रीमिया को वापस पाना चाहते हैं, जिसके लिए यूक्रेनी सेना रणनीतिक रूप से अहम लोकेशंस को टारगेट कर रही है, ताकि रूस की स्थिति को कमजोर किया जा सके। बीते 24 घंटे में हुए हमले भी इसी का नतीजा है। क्रीमिया जिद की वजह से ही पुतिन और ज़ेलेंस्की की मुलाकात अटकी हुई है। अब डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कर दिया है कि पुतिन ज़ेलेंस्की को पसंद नहीं करते। साफ है, यूक्रेन जंग में युद्ध विराम का सिर्फ एक ही रास्ता है, ज़ेलेंस्की का तख्ता पलट। और रिपोर्ट्स की माने तो इसकी तैयारी भी शुरू हो चुकी है। ब्रिटिश अखबार द गार्डियन की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ज़ेलेंस्की को हटाकर वालेरी ज़ालुझनी को राष्ट्रपति पद पर बैठाना चाहते हैं। ज़ालुझनी फिलहाल ब्रिटेन में यूक्रेनी राजदूत के पद पर तैनात हैं। फरवरी में ट्रंप ज़ेलेंस्की की बहस के बाद जेरी वेंस ने ज़ालुझनी से संपर्क किया था। हालांकि तब ज़ालुझनी ने वेंस से फोन पर बात करने से इनकार कर दिया था। माना जा रहा है कि अमेरिका एक बार फिर ज़ालुझनी से संपर्क करने की कोशिश कर रहा है। अगर वालेरी ज़ालुझनी ज़ेलेंस्की को हटाकर सत्ता की कमान संभालने के लिए तैयार होते हैं, तो ट्रंप यूक्रेन में तख्ता पलट की कवायद शुरू कर देंगे। लेकिन सवाल है कि ट्रंप की पहली पसंद वालेरी ज़ालुझनी ही क्यों है? ज़ालुझनी यूक्रेनी सेना के चीफ ऑफ स्टाफ रह चुके हैं। उनकी यूक्रेनी सेना में आज भी बेहद अच्छी पकड़ है। वहीं यूक्रेन में उनकी छवि एक देशभक्त की है। फरवरी 2024 में ज़ेलेंस्की ने उन्हें सेना प्रमुख के पद से बर्खास्त कर दिया था, जिसकी वजह दोनों के बीच जंग की रणनीति को लेकर मतभेद माने जाते हैं। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया जाता है कि वालेरी की लोकप्रियता धीरे धीरे ज़ेलेंस्की से ज्यादा होने लगी थी। अगर वो कुछ वक्त और देश में रहते तो यूक्रेन में अगले राष्ट्रपति के दावेदार बन जाते। इसी वजह से ज़ेलेंस्की ने उन्हें सेना प्रमुख के पद से हटाकर राजदूत बनाया और ब्रिटेन भेज दिया। ऐसे में माना जा रहा है कि ट्रंप ज़ालुझनी के पुराने घावों को ताजा कर ज़ेलेंस्की को सत्ता से बेदखल करने का प्लान तैयार कर रहे हैं। इधर ज़ेलेंस्की न सिर्फ क्रीमिया को टारगेट कर रहे हैं, बल्कि फ्रंट लाइन पर भी बड़े हमले कर रहे हैं। ताकि रूस को बैकफुट पर ढकेलकर सेना और देश में अपनी छवि और मजबूत कर सके। डोनेट्स्क में यूक्रेनी टैंक फ्रंट लाइन पर बड़े हमले कर रहे हैं। टैंक से हॉवित्जर तोपों को चुन चुन कर नष्ट किया जा रहा है। डोनेट्स्क में रूसी कब्जे वाले हिस्से में भी यूक्रेन ने ड्रोन से हमला किया। ज़पोरिज़िया में भी यूक्रेन ने रेलवे ट्रैक पर जा रहे ऑयल टैंकर्स को उड़ा दिया। साफ है, ट्रंप चाहे तख्तापलट का डर दिखाएं या जंग में यूक्रेन से मदद वापसी लेने की धमकी दे, ज़ेलेंस्की किसी भी कीमत पर पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है।
जो निकट भविष्य में यूक्रेन में बड़ी तबाही और राजनीतिक अनिश्चितता का संकेत दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष। एक ऐसी खबर जिससे रूस और नेटो देशों के बीच युद्ध की तैयारियों का अंदाजा मिलता है। नेटो देश नॉर्वे के समंदर में एक रूसी पनडुब्बी घुस चुकी है। रूस की ये परमाणु पनडुब्बी है जिसके बारे में नेटो देशों को बहुत सी जानकारी हासिल हुई है। ब्रिटिश टैबलॉइड द सन के मुताबिक रूस की इस परमाणु पनडुब्बी की खबर लगने के बाद नेटो के 3 देशों की सेना एक्टिव हो गई है। ब्रिटेन, अमेरिका और नॉर्वे की एयरफोर्स नौसेना रूसी परमाणु पनडुब्बी को ढूंढने में जुटी हुई है। नॉर्वे के समंदर में ब्रिटिश रॉयल नेवी के टोही विमानों ने दर्जनों उड़ानें भरी हैं। ब्रिटिश एयरफोर्स के बोइंग P-8 पोसाइडन को रूसी परमाणु पनडुब्बी की तलाश में लगाया गया है। नेटो देश में रूसी परमाणु पनडुब्बी। नॉर्वे के समंदर में रूसी परमाणु पनडुब्बी के घुसने की खबर सामने आई है। अमेरिकी युद्धपोत के पास रूसी पनडुब्बी की संदिग्ध गतिविधि देखने को मिली है। रूसी पनडुब्बी की गतिविधि को सुरक्षा के लिए एक खतरा माना गया। ब्रिटिश रॉयल एयरफोर्स ने अपने टोही विमानों को काम पर लगाया है। P-8 पोसाइडन विमानों ने नॉर्वे के समंदर में 27 उड़ानें भरी हैं। नॉर्वे ने आर्कटिक सर्कल के अंदर एवेंस एयरबेस से 3 मिसाइलें भी छोड़ी। समंदर में ये कौन सी रूसी पनडुब्बी संभव है? अकुला यासिन क्लास पनडुब्बी हो सकती है। युद्धपोतों के लिए ये बहुत बड़ा खतरा है। लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल दागने की एक क्षमता रखती है। बहुत शांत पनडुब्बी है। लेकिन आपको बता दें कि नॉर्वे के समंदर में रूसी पनडुब्बी के दरअसल मायने क्या हैं और ये क्यों एक बड़ा खतरा माना जा रहा है। तो रूस क्या चाहता है, ये बड़ा सवाल है। क्यों इस तरह से पनडुब्बी को इस इलाके में भेजा गया, जिसे फिर देखने के बाद यहाँ पर विमानों को भेजा गया, इसके बारे में अहम जानकारी जुटाई गई। ये खबर द सन के हवाले से, जो टैबलॉइड द सन है उसके हवाले से सामने आई है, जिसमें दावा किया गया है कि रूस ने अपनी पनडुब्बी को इस इलाके में भेजा था। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि रूस चाहता क्या है। नॉर्वे के जल क्षेत्र में अमेरिकी नेटो के युद्धपोत सक्रिय रहते हैं। रूस पनडुब्बियों के जरिए अमेरिका और नेटो पर नजर रख रहा है। रूस नेटो को न्यूक्लियर ट्रायड की ताकत दिखा रहा है। नॉर्वे के समुद्र से रूस अमेरिका और यूरोप तक मिसाइल दाग सकता है। रूस का संदेश है कि आर्कटिक में उसकी सैन्य मौजूदगी मजबूत हो। रूसी समंदर के पास नेटो एक्सरसाइज का ये जवाब है। नॉर्वे यूरोप और अमेरिका को एक साथ राजनीतिक संदेश देना चाहता है। रूस यूक्रेन के युद्ध में ट्रंप शांति स्थापना के लिए कोशिश कर रहे हैं। अगर उनकी ये कोशिश कामयाब होती है तो अमेरिका को व्यापार के विस्तार में मदद मिलेगी। लेकिन युद्ध विराम ना हुआ तो इसका मतलब ये नहीं है कि अमेरिका को नुकसान होगा, बल्कि युद्ध विराम की दिशा में होने वाले फायदे से ज्यादा लाभ होगा। और ये होगा ट्रंप की उस दोहरी रणनीति से जिसमें वो तटस्थ बनकर हथियार बेचेंगे। रूस यूक्रेन के बीच भड़की आग की तपिश में न सिर्फ क्रेमलिन और मरियन्स्की पैलेस जल रहे हैं, बल्कि दुनिया भी महाविनाश की आंच महसूस कर रही है। इसलिए ट्रंप एक मध्यस्थ के रूप में जंग की आग बुझाने के लिए शांति पथ पर चल रहे हैं। लेकिन ट्रंप की इस कोशिश पर संदेह तब गहराता है जब वास्तविक स्थिति असमंजस में डाल देती है। स्थिति यह है कि ट्रंप ने पुतिन ज़ेलेंस्की की वार्ता के लिए मंच बनाना शुरू कर दिया है, तो दूसरी तरफ यूरोप के जरिए वो यूक्रेन को हथियार भी देने पर राजी है। इससे अलग ट्रंप रूस के साथ न्यूक्लियर वार्ता के लिए भी तैयारी कर रहे हैं। यानी उनकी नीति तब समझ से परे हो जाती है जब वो शांति स्थापना के लिए वार्ता के साथ युद्ध को भड़काने वाले हथियार देने के लिए भी राजी हो जाते हैं। इसलिए ट्रंप की कोड पॉलिसी को डिकोड करना बहुत जरूरी हो जाता है। और जब इस नीति का विश्लेषण होता है तो चौंकाने वाले तथ्य सामने आते हैं जो बताते हैं कि ट्रंप युद्ध में सिर्फ अपने हित के लिए काम कर रहे हैं। ट्रंप की दोहरी नीति व्यवसाय में प्रगति। ट्रंप के शांति प्रस्ताव का निष्कर्ष यही है, पुतिन की शर्तों पर युद्ध विराम के लिए ज़ेलेंस्की को मनाना।
ना माने तो पुतिन और ज़ेलेंस्की को एक मंच पर लाना और बात ना बने तो युद्ध को भड़काकर मोटी कमाई करना। यही वजह है कि ट्रंप ने पुतिन और ज़ेलेंस्की की बैठक का प्लान बनाया है। इस प्लान के तहत इसी हफ्ते यूएस यूक्रेन के प्रतिनिधि मंडल की मुलाकात होगी, जिसमें पुतिन ज़ेलेंस्की की बैठक में चर्चा के बिंदुओं की रूपरेखा तैयार की जाएगी। और इस माहौल को बनाने के लिए कीथ केलॉग ने ज़ेलेंस्की से मुलाकात भी कर ली है, जिसमें रूस पर वार्ता के लिए दबाव बनाने के तरीकों पर चर्चा हुई है। लेकिन इसी मुलाकात में हथियार खरीद और ड्रोन समझौते का भी जिक्र हो गया। और ऐसा करना इसलिए जरूरी था क्योंकि ज़ेलेंस्की तो वार्ता के लिए तैयार है, लेकिन पुतिन का रुख सख्त है। ट्रंप की कोशिश पर संदेह जन्म लेता है। सवाल उठता है कि ट्रंप युद्ध विराम चाहते हैं या युद्ध को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, और ये सवाल की गुत्थी ट्रंप खुद सुलझाते हैं। ट्रंप का दावा है कि अमेरिका अब यूक्रेन को डायरेक्ट मदद नहीं दे रहा है। अमेरिका नेटो के सदस्य देशों को हथियार बेच रहा है और हथियारों की इस बिक्री से यूएस यूरोपीय देशों से लाभ कमाएगा। यानी अमेरिका अब सिर्फ इस युद्ध में अपना व्यवसाय बढ़ा रहा है। यानी अमेरिका यूक्रेन में प्रत्यक्ष भूमिका शांति स्थापना के लिए निभा रहा है, और अगर यूक्रेन रूस के बीच डील नहीं होती है तो अमेरिका की भूमिका हथियार विक्रेता के रूप में बनी रहेगी। लेकिन यहां भी एक संदेह जन्म लेता है। संदेह है युद्ध विस्तार व्यापार में बढ़ोतरी का। अमेरिका की सीनेटर लिंडसे ग्राहम का दावा है कि ट्रंप सरकार यूक्रेन पर लगे हथियारों के इस्तेमाल का प्रतिबंध हटाने जा रही है। इस फैसले से यूक्रेन को लंबी दूरी की मिसाइल इस्तेमाल करने का अधिकार मिल जाएगा और रूस के अंदर तक नुकसान पहुंचाने के लिए यूक्रेन हमले शुरू कर देगा। इसका मतलब है कि अमेरिका इस युद्ध में मोटी कमाई करेगा, क्योंकि यूरोपीय देश यूक्रेन को लंबी दूरी के हथियार खरीद कर देंगे जिनकी कीमत बहुत ज्यादा है। यानी पुतिन ज़ेलेंस्की की वार्ता ना हुई या वार्ता होकर भी असफल रही तो हथियारों के बदले यूरोप का खजाना अमेरिका ट्रांसफर होता रहेगा। जिसका सीधा मतलब है कि यूरोपीय देशों को अपना रक्षा बजट बढ़ाना पड़ेगा। रूस को भी बड़ा आर्थिक नुकसान उठाना पड़ेगा, लेकिन कोई इसमें फायदा उठाएगा तो वो होगा अमेरिका, जिसके हथियारों की बिक्री बढ़ जाएगी। हालांकि इसकी शुरुआत भी कई यूरोपीय देशों के रक्षा बजट बढ़ने से हो चुकी है, लेकिन ये बजट अभी यूक्रेन के लिए अपने लॉन्ग रेंज हथियारों के प्रोडक्शन पर ज्यादा खर्च हुआ है, जिसका प्रमाण है यूक्रेन को लॉन्ग रेंज मिसाइल की तकनीक देना, जिससे 1000 किलोमीटर की रेंज वाली नेपच्यून क्रूज मिसाइल बना ली गई है। यही नहीं, यूरोप की मदद से यूक्रेन ने लॉन्ग रेंज फ्लैमिंगो मिसाइल भी तैयार कर ली। यानी ट्रंप जैसे वर्तमान में तटस्थ बने हुए हैं, वैसे ही भविष्य में भी दिखेंगे। यही नहीं, रूस के साथ वार्ता में भी बने रहेंगे, जिसे प्रमाणित करता है न्यूक्लियर हथियारों को सीमित करने पर शुरू हुई बात। इस बयान का मतलब है कि ट्रंप रूस और चीन के सहयोग से दुनिया पर मंडरा रहे परमाणु युद्ध के खतरे को कम करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन क्या वो वाकई ये दुनिया के लिए कर रहे हैं या अमेरिका का डर मिटा रहे हैं? जवाब परमाणु हथियारों की संख्या से मिलता है। एक रिपोर्ट बताती है कि रूस के पास 5449 न्यूक्लियर वॉरहेड हैं और अमेरिका के पास 5277 न्यूक्लियर हथियार हैं, जबकि तीसरे नंबर पर चीन के पास 600 न्यूक्लियर वॉरहेड ही हैं। अब अगर रूस और चीन हथियार सीमित करने पर राजी होते हैं तो इससे भी फायदा अमेरिका और ट्रंप का है। परमाणु प्रसार रोकने की बेहतर नेतृत्व क्षमता का प्रदर्शन होगा। एनपीटी के अनुच्छेद 6 के तहत ट्रंप अपने दायित्व को पूरा कर पाएंगे और घरेलू मोर्चे पर उनका विरोध भी बंद हो जाएगा। यानी ट्रंप को अपनी नीति से हर मोर्चे से फायदा मिलेगा। इसके उलट यूरोप, रूस, यूक्रेन को नुकसान होगा। इस
इस वक्त की बड़ी खबर, कैश कांड के बाद न्यायपालिका को लेकर एक नया आरोप लगा है। एनसीएलएटी के सदस्य जस्टिस शरद कुमार शर्मा ने चौंकाने वाला दावा किया है। उन्होंने कहा है कि उच्च न्यायपालिका के एक जज ने एक वादी के पक्ष में फैसला सुनाने के लिए उनसे संपर्क किया था। जस्टिस शरद कुमार शर्मा ने दावा किया है कि इस घटना के बाद उन्होंने खुद को इस मामले की सुनवाई से अलग कर लिया था। अब सूत्रों से खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने दावों की जांच के आदेश दे दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट के सेक्रेटरी जनरल इन आरोपों की जांच करेंगे। हालांकि जस्टिस शरद शर्मा ने किसी का नाम नहीं लिया है, लेकिन आपको बता दें कि उच्चतर न्यायपालिका का प्रयोग सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के लिए किया जाता है। इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ टीवी 9 भारतवर्ष संवाददाता पीयूष पांडे जुड़ गए हैं। पीयूष, ये एक बड़ा आरोप है जिसमें उन्होंने सीधे तौर पर कहा था कि उच्च न्यायपालिका के एक जो न्यायाधीश है उनकी तरफ से उन्हें संपर्क किया गया एक वादी के हक में फैसला सुनाने के लिए। अब इसमें जो जांच होगी वो किस तरह से होगी, क्योंकि उन्होंने नाम नहीं लिया है, क्या प्रक्रिया होती है जांच की? जी सुमेरा, देखिए, सुप्रीम कोर्ट जब शुरुआती कोई आरोप लगता है तो उसमें एक जांच कराता है जिसको शुरुआती जांच माना जा सकता है। और इस शुरुआती जांच में पहले ये तय किया जाता है कि जो आरोप लगाया जा रहा है, जो दावा किया जा रहा है, वो सही है भी या फिर नहीं है। क्योंकि इस मामले में अगर देखा जाए तो जस्टिस यशवंत वर्मा कैश कांड के बाद हायर जुडिशरी के दूसरे जज होंगे जिन पर ये बड़ा आरोप लगा है। हालांकि जो एनसीएलटी के सदस्य हैं जस्टिस शरद कुमार शर्मा, उन्होंने कोई नाम अभी तक स्पष्ट नहीं किया है। हालांकि उनकी ओर से जो शिकायत की गई है, ये माना जा रहा है कि उसमें नाम जरूर शामिल होगा। क्योंकि ये एक ऐसा मामला है कि एक जज को इन्फ्लुएंस करने के लिए दूसरा हायर जुडिशरी का जज कॉल करता है, उनसे संपर्क साधता है। तो ऐसी स्थिति में जो शुरुआती जांच है वो सेक्रेटरी जनरल को सौंपी गई है। और इस जांच के बाद अगर ये दावा सही आता है सामने निकल करके, तब आगे इस पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तय करेंगे कि आगे किस तरह का कदम उठाया जाए। जी सुमेरा। जी बहुत शुक्रिया पीयूष इस तमाम जानकारी के लिए।